अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, माय लिसनर्स, माय फैमिली। कैसे हैं आप लोग? और नावल बहुत ही मज़े का चल रहा है। सबको ही पता है कि दानियाल की और आरजू की लड़ाई जो है वो कितनी उरूज पे चल रही है। तो बहुत ही मज़े का चल रहा है और वहाँ पे उनका निकाह भी हो गया है माहा का। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आप लोग को नावल मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को मेरा नावल कैसा लग रहा है, मज़े का लग रहा है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए अपना नावल की अपने हम नेक्स्ट पार्ट जो वो स्टार्ट करते हैं। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। कल आरजू के कॉलेज में भी कंपटीशन स्टार्ट होने वाले थे। वो उदासी चेहरे पर सजाए घर लौटी थी। सबकी शॉपिंग मुकम्मल थी सिवाय महा और आरजू की, जिन्हें दानियाल ने लेकर जाना था। आगा जान, ये आप क्या बोल रहे हैं? दानियाल एकदम उठते बोला। आगा जी ने सख्ती से उसे बैठने का इशारा किया। वो लब पीछे बैठ गया। तुम जानते हो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। दानियाल, तुम आरजू से निकाह कर लो, वैसे भी शादी तो तुम्हें करनी ही है अब। आगा जी संजीदगी से बोले। दानियाल ने बाप को देखा जो खामोश बैठे थे, जिसका साफ मतलब था वो इस फैसले पर राजी थे। आगा जान को बद दिमाग लड़की है ना, उसे तमीज है ना ही पहनने का ढंग। उसे बस अपनी करनी होती है। मेरा उसके साथ गुजारा मुश्किल है। दानियाल मुठ्ठियां बीचे बोला। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा दानियाल, वो सब समझ जाएगी। तुम जानते हो उसकी जिंदगी पर खतरा है। आगा जी उसे समझाने किस अंदाज में बोले। दानियाल जबड़े बीच गया। आरजू खान से शादी, उफ, वो तो मरकर दोबारा जिंदा हो जाता तब भी ऐसे ना सोचता। दानियाल, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं शहीर से वादा कर चुका हूँ, तुम आरजू का ख्याल रखोगे। आगा जी यासियत से बोले। दानियाल ने सर हाथों में गिराया था। वो क्या करता है उस लड़की का जो उससे बदले लेती थी? दानियाल, सकीर खान और आरजू खान बहुत अलग थे। वो दोनों इकट्ठे हरगिज नहीं रह सकते थे। ठीक है आगा जान, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे निकाह के साथ ही रुखसती चाहिए। मेरे और आरजू के मामलात में कोई नहीं बोलेगा, ना मैं किसी को जवाब दूंगा। वो अटल लहजे में बोला तो आगा जी मुस्कुरा उठे। हमें मंजूर है। मुस्कुराकर बोले तो दानियाल वहां से उठते बाहर निकल गया। बाबा, आपको क्या लगता है इस तरह आरजू महफूज रहेगी? कब से खामोश बैठे जमशेद साहब ने किसी सोच के तहत कहा। हाँ, मुझे यकीन है जमशेद दानियाल कभी अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। आगा जी अटल अंदाज में बोले थे। वो दोनों भाइयों ने इस बात में सर हिलाया, ये जाने बगैर कि अगर आरजू खान ही ना मानी तो। यहाँ वो देखो कितना हैंडसम लड़का है, मरवत चहक कर बोली। आरजू ने आंखें छोटी करते उसे देखा। शर्म है कर लो बदतमीज। उसने लड़के की जानिब एक नजर डाली। वो वाकई गुड लुकिंग था। आज उनके कॉलेज में मुकाबलों का पहला दिन था, जहाँ आज मुख्तलिफ मौजू पर तकरीर होनी थी। अब बस करो, ऐसे मत घूरो से। आरजू उसका बाजू खींचते चलने लगी थी। मरवा ने बुरा सा मुंह बनाया था जब उन लड़कों के पास से गुजरते आरजू का बैलेंस पाँव के नीचे आने वाली प्लास्टिक वाटर बॉटल से बिगड़ा और वो जमीन बोस होती। उससे पहले ही उस लड़के ने उसे थाम लिया था, जिसके बारे में वो दोनों कुछ देर पहले ही बातें कर रही थी। आरजू शिद्दत से आंखें मीच गई थी नीचे गिरने के खौफ की वजह से, जबकि मरवा मुंह पर हाथ जमाए हैरत से उन्हें देख रही थी। कई स्टूडेंट्स भी हैरत से इन्हें इस अंदाज में देखने लगे और फिर दबी दबी हंसी उनके चेहरों पर उभरी। आप ठीक हैं? उस लड़के ने आरजू को सीधा करते उसके कंधों पर हाथ रखते इस्तफसार किया था। आरजू ने आंखें खोले तेज होती धड़कन के साथ उसे देखा। जी, वो पहली बार लड़खड़ा गई थी, शायद इतने लोगों की खुद पर जमी नजरों के बायस या जमीन पर गिर जाने के डर से। लड़के ने मुस्कुराकर उसे देखा। ध्यान से मिस। वो थोड़ा आगे झुकते बोला। आरजू लब बीच गई। अब वहां से कई स्टूडेंट्स जा चुके थे। मरवा हंसी दबाते उसे वहां से ले गई, जबकि पीछे उस लड़के ने मायनी को इस नजरों से आरजू की पुश्त को देखा। काम हो गया। वो लड़का अपने गुट के दूसरे लड़कों के पास जाते बोला, जिन्होंने इस बात में सर हिलाया। गुड, अब आएगा मजा। वो चार लड़के हंसे और वहां से चले गए। मरवा ने आरजू की बाजू को ठोका दिया था। क्या फिल्मी सीन बना यार, मरवा हंसते हुए बोली, जबकि आरजू ने उसे आंखें दिखाई थी। मैं घर जा रही हूँ, मुझे शॉपिंग पर जाना है। आरजू मुंह बनाते आगे को बढ़ गई और फिर कॉलेज के गेट क्रॉस करते जाकर गाड़ी में बैठ गई, जहाँ माहा डरे सहमे सर झुकाए बैठी थी। आरजू को कुछ दिनों से अजीब ही लग रही थी। न ठीक से खा रही थी, न ही कोई बात उससे शेयर कर रही थी, बल्कि जब एक दो बार आरजू उससे मिलने आई तब भी माहा ने उसे कमरे से निकाल दिया था। आरजू ने खामोशी से गाड़ी ड्राइव करते दानियाल को देखा। उसे बेसाख्ता ही कुछ देर पहले वाला वो मोमेंट याद आया था। दिल की धड़कनें एकदम ही बढ़ गई थी। वो सर झटक गई थी। ये सूट नहीं करेगा तुम पर बटरफ्लाई। माहा ने चौंक कर आसपास देखा था। वो बाजू सीने पर बांधे दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था।
माँ की आंखों में खौफ लपका और ड्रेस हाथ से छूटता जमीन पर गिर गया। वो वाला, उसमें तुम बेला की हसीन लगोगी आई स्वेर। वो ऑरेंज और ब्लैक कंट्रास्ट के नेट की फ्रॉक की जानिब इशारा करते बोला। माँ ने पीछे की जानिब कदम बढ़ाए थे, जहाँ शॉप की दूसरी जानिब आरजू अपनी शॉपिंग कर रही थी। भागने की कोशिश बेकार है, चलो ड्रेस लो, मुझे तुम्हें इसमें देखना है। लब दबाकर बोला। उसकी हेजल ग्रीन आंखों में चमक उभरी थी। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें बटरफ्लाई, ड्रेस लो। इस मरतबा वो जरा गुस्से से बोला था। माँ ने फौरन कांपते हाथों से वो ड्रेस उठा ली। गले में गिल्टी सी उभरी कर मालूम हुई थी। माँ आरजू ने माँ की कंधे पर हाथ जमाया। माँ ने चौंक कर उसे देखा था। माँ का जिस्म कपकपा उठा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? यहाँ गुमसुम क्यों खड़ी हो? आरजू ने चौंकते हुए पूछा। माँ ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। दिल के तह खानों में खौफ कुंडली मारे बैठ गया था। वो शख्स क्या वाकई कोई भला था जो पल में नजर आता और पल में गायब हो जाता था? कुछ नहीं, चलो मेरी शॉपिंग हो गई है। माँ ने ड्रेस लेते आरजू से कहा, जो इनकारा भरते बाहर निकली, जहाँ दानियाल इन लोगों का इंतजार कर रहा था। इन्हें आता देख वो चलने लगा था। आरजू भी अपने बैग संभालती चल रही थी, जबकि माँ भी गायब दिमागी से इधर उधर देखती चल रही थी। जब एक पिलर के पास उसे फिर से अलेक्जेंडर नजर आया था। माँ की आंखें खौफ से फैल गई। वो तेजी से आरजू के साथ होती चलने लगी थी। टांगों से जैसे जान निकलती महसूस हो रही थी। अल्लाह, क्या मुसीबत है पढ़ना। आरजू सर पकड़े बोली। वो लोग कुछ देर पहले ही घर पहुंचे थे। दानिया तो ऑफिस वापस चला गया था, जबकि माँ रूम में थी। इधर उधर आरजू की किताबों में सर दिए बैठी थी। या खुदा मेरी भी शादी करवा दे, कम से कम इस पढ़ाई से मेरी जान छूट जाएगी। आरजू सर ऊपर उठाए दुआ करते बोली। लीज़ा उसे देखते हंसती, जबकि आयशा ने उसे घूर कर देखा। बाजी जी, अगर आपके शौहर ने कहा कि आपको पढ़ना है तो? आली सोफे पर बैठते बोला। तो आरजू ने गुस्से से दांत पीसते उसे घूरा। मनूस मारे, जब भी बोलते हो गलत ही बोलते हो। आरजू इनकार करते बोली। आली कंधे उचका गया। आपको शादी करनी है? आगा जी की आवाज पर आरजू ने जबान दांतों तले दबाकर पीछे की जानिब देखा। वहां बैठे कई लोगों के चेहरों पर साया सा लहराया, शायद अगले लम्हे का सोचकर। रुखसार बेगम, नूर बेगम, सफिया बेगम और सफीर साहब भी वहां चले आए थे। नहीं वो आगाजान, मैं तो बस। आरजू किताब टेबल पर ही रखते खुद उठते शर्मिंदगी से बोली। आगाजान ने उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और सर झुकाए चलते उनके पास सोफे पर टेक गई। वैसे मैं यही बताने आई हूँ, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, तुम्हारा इंटर क्लियर करने के बाद। आगाजी उसके सर पर हाथ रखते बोले। आरजू का दिल तेजी से धड़का था, जबकि बाकी सब खामोशी से उसे देख रहे थे। जानना चाहोगे किसके साथ? आगाजी फिर से गोया हुए। आरजू ने नजर उठाकर इन्हें देखा। दानियाल के साथ। आगाजी मुस्कुराकर बोले। कमरे से बाहर निकलती माँ ने ये सुनते लबों पर हाथ जमा लिया, जबकि लीजी भी मुंह खोले आरजू के रफ्ता रफ्ता सुर्ख पड़ते चेहरे को देखने लगी, जहां अब मुस्कुराहट नहीं थी बल्कि वहां एक हैरत का जहां आबाद था। दानियाल? हैरत की इंतहा को पहुंचते उसके लबों से आजाद हुआ। वो लब बीच गई। हाँ दानियाल, हम सबका यही फैसला है। आगाजी आरजू के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखे बगैर फिर से बोले। आरजू खान एकदम उठ खड़ी हुई। रुखसार बेगम ने परेशानी से बेटी को देखा और यही हाल बाकी सबका भी था। अगर मुझे आपके हर फैसले की इज्जत है, लेकिन ये नहीं, मैं दानियाल से शादी नहीं करना चाहती। अगर आप मेरी शादी किसी राह चलते फकीर से भी तय कर देते तो मैं कर लेती, लेकिन दानियाल सफीर खान हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। वो लब नीचे बोली। इसका चेहरा जब्त करने के बावजूद सुर्ख पड़ रहा था। उसकी बात सुनते आगा खान जी ने तेवरी चढ़ाई। क्यों, आखिर क्या मसला है दानियाल में? और दूसरी बात, लड़कियां ही मुंह उठाकर अपनी शादी के बारे में नहीं बोलती। आगा जी सोफे से उठते रोबदार लहजे में बोले तो आरजू जब्त से सर झुका गई। आगा जान, बेशक लड़कियों को वो शादी मौत लग रही हो, आप जानते हैं दानियाल सफीर खान और आरजू खान सिक्के के दो अलग पहलू हैं, और वैसे भी दानियाल को भी नहीं मानेगा। आरजू सर झुकाए बोली और उसकी आवाज लड़खड़ा गई थी। दिल बंद होने लगा। वो मान गया आरजू, और अब मैं चाहता हूँ तुम भी मान जाओ, वरना मुझसे या घर के किसी अफराद से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। मुझे शाम तक तुम्हारा फैसला चाहिए। आगा जी गुस्से से वहां से चले गए। उनके जाते ही सफीर साहब उनके पीछे गए, जब रुखसार बेगम आरजू तक आई थी। क्या खराबी है दानियाल में आरजू, और किस तरह तुम जबान दराजी कर रही थी आगा जान के सामने? रुखसार बेगम उसका कांधे जकड़े उसका रुख अपनी जानिब करती सख्त गुस्से में बोली। मामा, क्या ये काफी नहीं है कि आरजू खान दानियाल खान को पसंद नहीं करती? जहर लगता है वो मुझे। वो नजरें ऊपर उठाते बोली। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, जिनमें नमकीन पानी तैर रहा था। वो आंखें रगड़ती बाहर निकली थी। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में ही निकल गई, बगैर शॉल लिए। टेस्ट याद करने के चक्कर में उसने चेंज भी नहीं किया था, और अब उसके गले में बस एक पट्टी थी। रुखसार बेगम ने यासियत से उसकी पुश्त को घूरा।
खान बाबा दानियल के ऑफिस चले। वो आंसू जब्त करते बोली। खान बाबा सर झुकाते गाड़ी में बैठ गए। फिर सारे रास्ते आरजू ने खुद को मजबूत बनाने के जतन किए थे। ना ही अब उसकी आंखों में आंसू थे और ना ही वो इन्हें लाना चाहती थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस रिश्ते पर हामी भरने की? मुठ्ठियां पीछे वो मीटिंग रूम के दरवाजे को धड़ाम से खोले अंदर दाखिल होते बगैर किसी का लिहाज किए चीखी थी। मीटिंग रूम में बैठे 4 अफराद ने चंबे से उस लड़की को देखा जबकि दानियाल सफीर खान का चेहरा धुआं धुआं हुआ था। आरजू बाहर जाओ। वो बाकी सबके चेहरे पर दबी दबी हंसी देखते बामुश्किल गुस्सा काबू करते बोला, वरना भी आरजू खान उसके हाथों से जाया हो जाती। क्यों बाहर जाऊं? मुझे बताएं किसकी मर्जी से आपने रिश्ते पर हामी भरी है? मुझे आपसे शादी नहीं करनी, समझे आप? वो बगैर लिहाज किए उसके करीब जाते बोली। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था जबकि उसे कॉलेज यूनिफॉर्म में देखिए दानियाल सफीर खान का खून खौल उठा क्योंकि वो दुपट्टा को गले में पट्टी बनाए डाले हुए थी और इसके वजूद पर इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा बददिमाग लड़की, दफा हो जाओ यहाँ से। वो टेबल से सारी फाइल नीचे गिराता शदीद गुस्से में फनकारा। आरजू थोड़े खौफ के जेर असर पीछे को उछली। दानियल रिलैक्स। मिराज ने दानियल का कंधा जकड़े उसका ध्यान क्लाइंट की तरफ किया था जो ये सब आंखें फाड़े देख रहे थे। मिराज, इन्हें लेकर बाहर जाओ, वहां इन्हें सब एक्सप्लेन करो। दानियल डराते लहजे में मिराज से बोला जबकि उसकी सर्द सफाक नजरें आरजू के चेहरे पर थी। मिराज क्लाइंट को वहां से ले गया और आरजू खुद को और दानियल सफीर खान को अकेले कमरे में देख अपने यहाँ आने को गलती मान रही थी। वो पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी थी क्योंकि मुकाबिल शख्स किसी हैवान की तरफ से घूर रहा था। शाल कहाँ है तुम्हारी? एक जस्ट में उस तक जाते हुए उसका चेहरा दबोचे घुर्राया था। शदीद गुस्से के तहत दानियल के हाथों में इर्तियाश बढ़ता था और आरजू का वजूद कपकपा उठा था। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते आरजू तो अभी मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करते चील कमों को खिला देता। उसका चेहरा झटकते हुए दीवार पर हाथ मारते वहशत से लबरेज आंखों से उसे देखते बोला था। क्या इज्जत रह गई थी उसकी इन क्लाइंट के सामने जो इसकी कंपनी से डील करने को तरस रहे थे और दानियाल सफीर खान को कैसे देख रहे थे। मुझे नहीं करनी आपसे शादी, मना करे जाकर। आरजू अब पीछे फिर से गोया हुई। उसकी चलती जबान पर दानियाल सफीर खान ने लहू रंग नजरों से उसे देखा। शट अप, डैम इट, जस्ट शट अप। मैं अभी तुम्हारी जबान खींच लूंगा वरना तुम जैसे इमेच्योर लड़की से शादी करने को मैं मर नहीं रहा। पता नहीं आगा जी ने मेरे सर पर ये मुसीबत क्यों दी है। गुस्से की वजह से दानियाल की सांसें भारी हो रही थी, चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने सुलगती कनपट्टियों समेत सामने खड़ी आरजू को देखा। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे बोरिंग इंसान के साथ रहने का। पता नहीं खुद को तुर्रम खान समझते हैं। आप जैसे मर्द सिर्फ दूसरे पर हुक्म चलाना जानते हैं। अंदर से आप कितनी कमजोर है मैं अच्छे से जानती हूँ, जाहिल कहीं के। बेकारत से बोली। उसकी आंखों में उभरती ही कारत के साथ नकूत ने दानियाल सफीर खान को जैसे शिशत कर दिया था। वो कैसे कैसे इल्काबात दे रही थी उसकी जात को। वो लब एक दूसरे में पैवस्त कर गया मगर लहू रंग की आंखें उसकी हेजल आंखों में गाड़ी हुई थी। क्या बकवास की है तुमने? वो उसकी जानिब कदम बढ़ाते बोला। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, चेहरा तंग सा गया था और तो पीछे की जानिब कदम लेने लगी थी। यही कि आप जाहिल इंसान हैं, अपनी मर्जी थोपनी होती है, बस बड़े कजन उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। मुझ पर नजर रखी आपने, घटिया इंसान। आरजू का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था मगर जबान अब भी चल रही थी। चटा एक जोरदार थप्पड़ ने आरजू का गाल दहका दिया। वो फटी फटी नजरों से सामने मुठ्ठियां भींचे शख्स को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू जारी होते जमीन पर गिरने लगे थे। शायद ये जवाब बेहतर था तुम्हारे लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पर ऐसे अल्फाज कसने की? वो दांत कचाते बोला और इसके लफ्जों जैसे जहर उगल रहा था। आरजू देखते गाल पर हाथ रखते हुए रोते हुए उसे देख रही थी। खान बाबा, दानियल चीखता जब बाहर से खान बाबा सर झुकाए अंदर दाखिल हुए। ले जाए इसे घर वापस, अब इसे और इसी वक्त इससे ये घर से बाहर ना निकले। इसे कोई भी ड्राइवर कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। दानियल ने चीखते शदीद तैश में हुक्म सादर किया था और आरजू के किंग चेहरे को नजरअंदाज करते उसका बाजू दबोचे से दरवाजे की जानिब फेंका था। खान बाबा आरजू को वहां से ले गए और पीछे दानियाल ने पूरी मीटिंग रूम का सत्यानाश करते हर चीज जमीन पर पटक डाली थी। वो एक चेयर पर सर पकड़े बैठ गया था, दिमाग भट्टी की तरह फूक रहा था। क्या फैसला किया है तुमने फिर आरजू खान? आगा जी रूखे लहजे में बोले। वो सब इस वक्त हॉल में मौजूद थे। आरजू पीछे वहां खड़ी थी जबकि बाकी सब सोफों पर टिके थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मुजरिम हो, बाकी सब जज जो उसे कोई सजा सुनाने वाले हों। आरजू खान ने नजर उठाकर देखा, वो भी हाथ जोड़े जमीन पर नजरें जमाए बैठा था। आरजू के गाल पर अब भी निशान था। ऑफिस से आते ही वो रूम में बंद होकर खूब रोई थी लेकिन किसी ने भी इस मरतबा उसे मनाने की कोशिश नहीं की थी।
आरजू बोलो, आजी कुछ पूछ रहा है। रुखसार बेगम ने इल्तिजाई अंदाज में बेटी को देखा। मुहजल सुर्ख आंखों से इन सबको देख रही थी। उसने गहरा सांस लिया। नहीं, मुझे दानियाल सफीर खान मंजूर नहीं, वो सर उठाकर बोली। दानियाल ने नजर उठाकर उसके कुछ सर अंदाज को देखा। वो जबड़े बीच गया। वो लड़की उसे रिजेक्ट कर रही थी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है आरजू? आगा जी जब्त से बोले। रुखसार बेगम ने आंखों में नमी ली उसे देखा। सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंट की तरह वहां खामोश बैठे थे। जी हाँ आगा जान, ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे दानियाल से शादी नहीं करनी। मुझे आपके हर फैसले की इज्जत है। बस खामोश हो जाओ लड़की। आगा जी ने हाथ करते उसे खामोश कर दिया। आरजू ने नम आंखों से इन्हें देखा। आगा जी गुस्से से खड़े हुए थे। ठीक है, अगर तुमने यही फैसला किया है तो हम में से किसी को कोई ऐतराज नहीं। आयशा आयशा और मिराज की शादी 1 हफ्ते बाद हम दानियाल और माह का निकाह करेंगे और उसी दिन तुम सफियान लीजे का शाह के पास अमेरिका चली जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। आगा जी कड़क लहजे में बोले। इनकी बात सुनते जहां बाकी सब तंग थे, वहीं माह को भी सांप सूंघ गया था। वो सुनते जहन के साथ उनकी बातें सुनने लगी थी। मेरे किसी फैसले से किसी को एतराज है तो वो अभी आरजू के साथ यहाँ से जा सकता है। आगा जी ने बैग पर लब पीछे थे। दानियाल और शीशा रह चेहरा लिए माह को देखते कहा। 2 पल वहां ठहरने के बाद वो वहां से चले गए, जबकि आरजू ने नम आंखों से दानियाल को देखा और दानियाल सफीर खान ने नफरत से आरजू को। माह लब पीछे आंसू का गला घोटे वहां से उठकर कमरे में बंद हो गई। वो क्या करती, वो किस तरह सबको बताती। उसका निकाह तो पहले से हो चुका था। ऐसे में निकाह पर निकाह उसके लिए जायज नहीं था। वो मुंह पर हाथ रखते रोने लगी थी। पर आज खान मेंशन में वहां की चीखें गूंजती। रफ्ता रफ्ता आरजू को वहीं छोड़े सब वहां से चले गए थे। हत्या कि रुखसार बेगम भी अब वहां दानियाल सफीर खान और आरजू खान ही बचे थे। तुम जैसी कम अकल लड़कियों के हिस्से में खसारे ही आते हैं। वो उठते हुए आरजू की पुश्त को देखते बोला। आरजू ने पलट कर उसे देखा। अगर मेरा फायदा आप हैं दानियाल सफीर खान, तो यकीन माने मुझे खसारा कबूल है। वो किस कदर जब्त से बोली थी अपने जब्त पर, तो आज आरजू खान खुद भी हैरान थी। आगा जी के फैसले को इनकार नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो दानियाल खान से शादी करती तो शायद वो सारी जिंदगी पछताती ही रहती। दानियाल आंखों में गुस्सा भरे वहां से लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया, जबकि आरजू खान अपने कमरे में चली गई। अलेक्जेंडर, एक बुरी खबर है। कासिम फिर से दरवाजे के उस पार से बोला। अलेक्जेंडर ने हिंकारा भरते आगे बोलने की इजाजत दी थी। हमारे 4 आदमी पकड़े गए और इन्हें कहाँ पर रखा गया उसका पता उस कमिश्नर के पास है। कासिम परेशानी से बोला। अलेक्जेंडर तंजियों से, ठीक है। उसने वह बात खत्म की थी। अब सिगार लोगों में दबाए उसने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा जहाँ रात के 12 बजे थे। बटरफ्लाई। ठंडी हवा बढ़ते धुएं के साथ उसने वो नाम पुकारा। फोन उठाते उसने माह का नंबर डायल करने फोन कान को लगाया। दूसरी जाने माह घुटनों में सर दिए रोने में मसरूफ थी। फोन पर होती बैल को इग्नोर कर गई। जब मुसलसल बैल होती रही तो माह ने फोन उठाकर देखा। एकदम उसे अपने हाथों में ठंडे पसीने आने लगे थे। बटरफ्लाई, कहाँ थी तुम? वो सर्द आवाज में बोला था। माह ने सिसकी का गला घोंटना। सो रही थी, वो टकते लहजे में बोली। माह ने जहन के पर्दों में उसके अक्स को याद किया। अचानक ही वो हेजल ग्रीन आंखें माह को अपने जहन पर सवार होती महसूस हुई। वो सर झटक गई। तुम रो रही थी बटरफ्लाई, क्यों? वो सिगार का धुआं हवा में तहलील करते गोया हुआ। माह का सांस अटक गया था। उसने नजरें इधर उधर दौड़ाई तो वो इस्तज़ाइया हंस दिया। डोंट वरी, कोई कैमरा फिट नहीं किया मैंने बटरफ्लाई, मुझ पर थोड़ा यकीन करो। मैं तो अभी तुम्हारे घर आया ही नहीं हूँ। अलेक्जेंडर लब दबाए बोला और फिर सिगार नीचे फेंक दिया। माह के गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। फोन क्यों किया? माह अटकते लहजे में बोली। बेशक वो यहाँ नहीं था, लेकिन उसकी सर्द सी आवाज ही माह को जगड़ने को काफी थी। बटरफ्लाई, मुझे काम था तुमसे। वो मदद लहजे में बोला, बल्कि राजदाराना अंदाज में था उसका। माह चौंकी। क्या? माह लड़खड़ाते लहजे में बोली। दूसरी जानिब उठकर अब चहलकदमी करने लगा। मुझे तुम्हारी तलब हो रही है, याद आ रही है तुम्हारे घर के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठो और मेरे पास आ जाओ। वो आम से लहजे में बोलता माह की सांस अटका गया। माह ने हैरत से मुतहैयर होती आंखों से मोबाइल कान से हटाकर मोबाइल को देखा। नहीं, वो नम आंखों से बोली। तो फिर ठीक है, मैं तोहफा कबूल करने को तैयार हूँ। वो तंजिया वहशत भरी मुस्कुराहट लिए बोला। माह की आंखें खौफ से फैल गई। नहीं प्लीज, मैं आ रही हूँ, वो रोते हुए बोली। गुड माई लिटिल बटरफ्लाई। वो सफाकियत से बोलता और फोन रख गया। माह फोन बेड पर फेंकते फूट फूट कर रो दी थी। आंखें रगड़ती वो कमरे से बाहर निकली। घर में अंधेरे का राज था। वो आहिस्तेगी से बाहर निकली थी। वो फिर एक प्लेयर की ओट में छुप गई। वहां गार्ड्स खड़े थे। वो वापस अपने कमरे में आ गई।
गार्ड्स हैं, मैं नहीं आ सकती। महा फोन उठाते उसे कॉल करते बोली। महा ने शिद्दत से शुक्र अदा किया था कि शुक्र अब वो नहीं जा सकेगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, खलास अब जाओ। वो फिर इसरारी लिए बोला। महा ने फोन रख दिए, बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। जब वो बाहर निकली तो वहाँ सारे गार्ड जमीन बोस हुए पड़े थे। वो आहिस्तगी से खौफ से लरसते कदमों से बाहर निकली। हाँ, हेनरी गाड़ी का दरवाजा खोले सर झुकाए खड़ा था। वहाँ सहमते गाड़ी में बैठी थी। हाजी हैरी गाड़ी में बैठता, गाड़ी स्टार्ट करता, गाड़ी वहां से भगा ले गया। वहां सीट पर खाली जहन के साथ बैठी थी। गाड़ी घर के आगे रुकी थी। महा ने उतर कर देखा, ये वो घर नहीं था जहाँ वो आई थी। ये कोई और ही घर था। महा थूक निकलती अंदर दाखिल हुई। वहां अंधेरा ही अंधेरा था। महा गिरते पड़ते अंदर की जानी पड़ रही थी। वो गिरते गिरते बची थी क्योंकि अलेक्जेंडर ने उसे थाम लिया था। वो अलेक्जेंडर की बाजुओं में थी। जब उसने महा को अपनी जानिब खींचा, वो उसके चौड़े सीने से आ लगी थी। खौफ से माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। इतना डर क्यों नहीं हो बटरफ्लाई? और हाँ, मुझसे डर रही हूँ? वो उसकी गर्दन पर हाथ लपेटे उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते बोला। वहां उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी इसके अंदर अंधेरे में, लेकिन उसकी तपिश भरी सांसें महा के चेहरे पर पड़ती उसे दहका रही थी। तुम्हें डरना भी चाहिए बटरफ्लाई, क्या बता मैं इधर ही तुम्हारी जान ले लूं? वो सर्द लहजे में बोला। उसके होंठ महा के गाल से मिस हुए थे। क्यों बुलाया? महा आंखें चिपकाते कुछ देखने की कोशिश करते बोली। अलेक्जेंडर ने उसके बाजू पर गिरफ्त सख्त की। बहुत सवाल पूछती हो तुम। आहिस्तगी से उसके लबों को लबों से छूते वो मध्यम सर्द गंभीर आवाज में बोला। महा लरस कर रह गई और दूसरे ही पल अलेक्जेंडर ने उसका बाजू छोड़ दिया और उसे अलग होता उसे झटका दे गया। महा के लबों से दिल खराश चीख निकली थी क्योंकि वो नीचे गिरने वाली थी। अलेक्जेंडर ने फौरन उसका हाथ थामा। वो हवा में ही रुक गई। डरो मत, इतनी आसानी से तुम्हें जाया नहीं करूंगा। वो वापस से उसे अपनी जानिब खींच गया। महा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। अलेक्जेंडर ने लाइटर निकालते उसे जलाया। उसकी लाइटर से एक धुन निकलना शुरू हुई थी। वो म्यूजिकल लाइटर था। हल्की जर्द रोशनी में महा उसकी सर्द हेजल ग्रीन आंखें देख रही थी। महा कई लम्हे उसकी आंखों को देखती रही थी जब अलेक्जेंडर ने आगे बढ़ते उसके गाल पर नरमी से बोसा दिया था। महा आहिस्ते से आंखें मीच गई। मुस्कुराहट चेहरे पर सजा गया। मैंने तुम्हें मारने के लिए यहाँ बुलाया है। उसके गाल को लबों से मिस करते हुए सफाकियत से भरे लहजे में बोलता महा को सहमा गया। महा जोर से आंखें मीच गई थी। घर जाना है मुझे, महा खौफ से बोली। अलेक्जेंडर ने पीछे होकर उसे देखा। लाइटर अपनी और उसके दरमियान किया, इन दोनों पर रोशनी पड़ रही थी। महा उसकी आंखों में उतरती सफाकियत को देख रही थी। वो घबराकर 2 कदम पीछे हुई थी जब अलेक्जेंडर ने सख्ती से उसका बाजू दबोचे उसे दीवार में पटक दिया। महा को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। उसकी आंखों के सामने एकदम वो जर्द रोशनी भी धुंधला गई थी। वो हाथ अलेक्जेंडर की जानिब बढ़ाते नीचे गिरती जमीन बोस हुई थी। इसके कानों में आखिरी पड़ने वाली आवाज उस म्यूजिकल लाइटर से निकलने वाली धुन की थी और फिर आंखें मूंदे उसके सर से खून की एक लकीर फूटी थी। जबकि अलेक्जेंडर महा के वजूद को एक नजर देखते लाइटर बंद करते पॉकेट में डालते वहां से निकलता चला गया। पीछे महा का वजूद जमीन पर बेहोश पड़ा था।